हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा लास्ट के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, रेट लॉ कैसे फाइंड आउट करोगे और रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। आज का हमारा लेक्चर है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी सीखेंगे क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। अब देखो क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट किस में बदलेंगे, प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेंगे, इसके लिए ज़रूरी बात क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदल पाएंगे। मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदल पाएंगे जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट में बदलेंगे, तो जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तभी प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तब ही वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ईच कोलिजन, हर एक कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। अब देखो इस इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे, वो आपस में टकराएंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी that a reactant on collision will convert into product। हाँ, टकराना ज़रूरी है, आपस में कोलिजन होनी ज़रूरी है। रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन होने से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। कोलिजन कैसा होना चाहिए, ईच कोलिजन इज इफेक्टिव। मैं ये कह रहा हूँ ईच कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन दो तरह का होता है रिएक्टेंट के बीच में। कोलिजन होता है रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन एंड नॉन इफेक्टिव। देखो नॉन इफेक्टिव कोलिजन वो है कि रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे, तो एक कोलिजन कैसा है, नॉट इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। दूसरा कोलिजन इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होगा, जिसमें रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और नॉन इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब चेंज हो पाएगा बेटा, कंक्लूजन ये है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब चेंज हो पाएगा जब कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। कोलिजन कैसा हो बेटा, कोलिजन हो इफेक्टिव, तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में बदल पाएगा। अब अगली बात, अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, व्हेन, कब होगा कोलिजन इफेक्टिव, आपको कैसे पता लगेगा। रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट के पास वो मिनिमम एनर्जी का लेवल है तो रिएक्टेंट का कोलिजन इफेक्टिव है। तो मैं ये कहूँगा कोलिजन इफेक्टिव हो तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, व्हेन रिएक्टेंट हैव ए मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल। और इस मिनिमम एनर्जी लेवल को ना हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। दिस मिनिमम एनर्जी लेवल इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सारी बातें मैंने समझाने के लिए लिखी हैं। यानी कि रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे एक दूसरे में तो प्रोडक्ट में बदलते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। तो मैं लिखा इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रिएक्टेंट ऑन कोलिजन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कोलिजन आपको पता है दो तरह का होता है, इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहा है और आपस में टकरा भी रहे हैं, कोलाइड भी कर रहे हैं, तो कोलिजन कैसा है, नॉट इफेक्टिव।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोलिजन अगर इफेक्टिव है तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा, और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जब रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदल पाएगा अगर रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल है। उस मिनिमम एनर्जी लेवल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझाने के लिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सुनो भाई अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल पाए। अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule molecules must have so that collision is effective is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। सुन लो भाई कंक्लूजन पूरा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदल पाएगा, जब कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी का लेवल हो, कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। टीई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मतलब रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव। रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए सो डैट कोलिजन इज इफेक्टिव। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो होगी किसके इक्वल भाई। एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालोगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, देखो भाई, सॉरी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करूँगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफाइन करी है अभी। देखो अब मान लिया कि मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, कब बदलेगा, जब कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव कोलिजन। और मैं अगर कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देंगे ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहा तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे। एनर्जी की फॉर्म रहेगी कुछ भी, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, हम रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी दे देंगे ताकि इस रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाए। तो हम ये कहेंगे कि ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूँ, और एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, देखो, जो हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी रिएक्टेंट को देते हैं, यानी कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी given to reactant so that their energy become equal to threshold energy। देखो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ रिएक्टेंट को हम बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देते हैं, गिवन टू रिएक्टेंट, किस लिए देते हैं, ताकि उनकी एनर्जी सो डैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर नहीं बदल पा रहा तो इस रिएक्टेंट को बाहर से हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे। वो एनर्जी का सोर्स चाहे कुछ भी हो,
तो जो एनर्जी हमने रिएक्टेंट को दे दी बाहर से ताकि इसके एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, और रिएक्टेंट की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में बदल पाएगा। तो ये हो जाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखो। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना किसी भी रिएक्शन के लिए, तो वो होती है भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी है जिससे कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, माइनस कर देंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये माइनस कर देंगे। ये फार्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का। यानी कि आप देखोगे कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट के पास कुछ तो एनर्जी रहेगी। मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर चेंज होता है तो रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा तब भी इसके पास कुछ तो एनर्जी है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल है, एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की। अब देखो भाई, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होती हैं। जब ये यूनिट हमारी शुरू हुई थी तो मैंने ये कहा था कि फास्ट रिएक्शन होती हैं, फास्ट केमिकल रिएक्शन होती हैं और स्लो केमिकल रिएक्शन होती हैं। फास्ट रिएक्शन कौन सी होंगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना वो रिएक्शन फास्ट होगी। मैं कह रहा हूँ रिएक्शंस whose activation energy is low, ऐसी रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होंगी। स्लो रिएक्शन कौन सी होंगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फास्ट तभी होंगी रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब रिएक्शन फास्ट है। स्लो रिएक्शन कौन सी होंगी, रिएक्शंस whose activation energy is high, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन क्या होंगी, स्लो होंगी, धीरे चलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, मैंने लिख दिया जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये रिएक्शन जैसे फास्ट है। फैक्टर में करवाया था आपको, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो ये रिएक्शन है जैसे बैलेंस भी कर दी। दूसरी रिएक्शन है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, ये CO2 बनती है। ये रिएक्शन स्लो है। ये रिएक्शन स्लो क्यों है बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा खर्च होती है। ये रिएक्शन फास्ट क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा खर्च होती है। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसे, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च होती है तभी ये रिएक्शन फास्ट है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है तब ये रिएक्शन क्या है, हमारी स्लो है। अब देखेंगे भाई, आगे हम पढ़ेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी है और रिएक्शन का प्रोफाइल है ना, वो हम पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल का मतलब आपको पता ही होगा कि रिएक्शन होती कैसे है। अब देखो भाई, क्या होता है कि रिएक्शन आपके पास केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। 9वीं 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हो कि इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है और इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। अब देखो क्या होता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन का प्रोफाइल बता रहा हूँ। देखो भाई, जैसे पहले बता रहा हूँ इसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट में बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की, वाई एक्सिस पे जैसे मैंने ली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की। और ये रिएक्शन का प्रोफाइल है, हम कह सकते हैं रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है,
रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन का प्रोफाइल है। अब एक बार ध्यान से देखना बेटा इसमें डायग्रामेटिकली पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो है वह रिएक्टेंट की एनर्जी, आर लिख रहा हूँ, आर का क्या मतलब है रिएक्टेंट, और ये जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। तो ये बैरियर है किसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी का बैरियर है। अब देखो क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, मैं लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी हम बाहर से देते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल अगर एनर्जी होगी ना रिएक्टेंट की, यानी कि रिएक्टेंट को बाहर से हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो अब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट को बाहर से जो कुछ एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी, तभी ये प्रोडक्ट में बदल पाएगा। और जैसे ये होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये देखो, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है भाई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस है एनर्जी का, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एच बोलेंगे। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा दिखा रखी है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा नहीं दिखा रखी। देखो इस वाई एक्सिस पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो देखना किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ये प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी तो हम यही ना कहते हैं कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब समझो एक बार बात, रिएक्टेंट को हमने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दी, रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी ताकि इस रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो ये जो एनर्जी दी गई है रिएक्टेंट को, ये जो एनर्जी रिएक्टेंट को दी गई है, ये क्या है, ये यहाँ बना देता हूँ मैं इसको, ये जो बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दी गई है ना, ये हम ये कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो मैं इसके लिए लिखूंगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैं ये कहता हूँ कि जो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई, ये डेल्टा एच कह लो आप, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, ये प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल सकता है। तो एंथैल्पी चेंज आप देखोगे कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है या जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज़्यादा होती है, किससे, फॉरवर्ड से। समझ लो एक बार, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये माइनस साइन वाली वैल्यू ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तभी ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा बेटा, देखो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, किससे, इससे, तो डेल्टा एच क्या होगा उस दौरान, नेगेटिव होगा। रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। दोबारा समझ लो एक बार, ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है, रिएक्शन का प्रोफाइल है एक्स एक्सिस पे, तो ये मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी दिखा रखी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट को मैंने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दी ताकि इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, और रिएक्टेंट किस में बदल पाए, प्रोडक्ट में बदल पाए। और ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, मैंने इसको कुछ एनर्जी दी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, तभी तो रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो पाई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो पाई है। प्रोडक्ट को अगर मैं कुछ एनर्जी दूंगा तभी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा, तभी वो रिएक्टेंट में बदल पाएगा। और मैंने ये कहा है कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, यानी कि ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा है, तभी ओवरऑल डेल्टा एच इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो था भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ये एनर्जी बैरियर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर
मान लिया कि ये तो एनर्जी बैरियर है और रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, नीचे वाला जो आध दिखा रखा है रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट को ये बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में। समझ लो एक बार दोबारा समझो। ये जो नीचे वाला मैंने रेड मार्कर जो दिखा रखा है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये जो ऊपर येलो वाला ये ब्लू वाला मार्कर दिखा रखा है मैंने, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यानी कि रिएक्टेंट को बेटा ये बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट के को इसका बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में। यानी कि रिएक्टेंट को ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी किस में बदल पाएगा, ये प्रोडक्ट में बदल पाएगा। और जब ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करता है, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि जब रिएक्टेंट को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देंगे ना, जो कम्प्लेक्स बनेगा ये वाला कम्प्लेक्स, इसको हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कब, जब रिएक्टेंट को हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर पे पहुंचा दिया। ये तो था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, उसको ध्यान से देखना बेटा। अब है जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। मैं रिएक्शन का प्रोफाइल बना रहा हूँ यहाँ पे। रिएक्शन का प्रोफाइल कैसे होगा एक बार इसको समझो आप। इस पे मैंने एक्स वाई एक्सिस पे तो दिखा दिया जी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की, और ये है रिएक्शन का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई ध्यान से देखना एक बारी, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिएक्टेंट की, ई आर क्या है, एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट की। और सपोज ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है, ये बैरियर कौन सा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट को मेरे को ये बैरियर क्रॉस करवाना है ये, और रिएक्टेंट किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया सपोज, देखो भाई। और ये हो जाती है एनर्जी किसकी, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की। तो अब आप देखोगे कि रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी और मेरे को पहुंचाना है रिएक्टेंट यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, तभी तो ये रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में बदल पाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलता है, जब रिएक्टेंट को हम एक लेवल एनर्जी का दे दें, कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि इस रिएक्टेंट को बाहर से कुछ एनर्जी दी जाएगी, तब इसकी एनर्जी बढ़ती गई और रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी, तभी रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और इतनी एनर्जी हमने रिएक्टेंट को दी है, तो ये तो होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। ई एफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जैसे होगी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज़्यादा खर्च हो रही है, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी और ये प्रोडक्ट की, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा एच बोलूँगा। आई थिंक इस एग्जाम्पल से एंडोथर्मिक रिएक्शंस से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी आप देखोगे कि कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखा रखी है। देखो इस पर, यहाँ इसको कट करता है जाके, और रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो ये डिफरेंस दिखा रखा है, ये एनर्जी का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ये हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच है। अब देखो भाई हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच लिखेंगे, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज। तो इसमें लिखते कैसे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जैसे कि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। देख के बताओ किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये वाली जो एनर्जी बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, अब रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। उस दौरान ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा है, यानी कि मैं ये कहूँगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये होता है रिएक्शन का प्रोफाइल। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी, तो ये जो यहाँ पे कम्प्लेक्स बना है, इस कम्प्लेक्स को मैं क्या बोलता हूँ, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक बीच की स्टेज होती है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। अब देखो मैंने कह दिया कि ए और बी रिएक्टेंट है और ये किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पता है क्या होता है, कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में बॉन्ड है, ए और ए में बॉन्ड है, यहाँ बी और बी में बॉन्ड है। तो होता क्या है भाई, रिएक्टेंट में जो ए और ए में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये बॉन्ड टूटना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रिएक्टेंट के बीच में। और जैसे ये आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है बी, इसके बीच में भी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। और अब ए का बी के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ए का बी के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यानी मैं कहूँगा कि इसका बी के साथ बॉन्ड बनना यहाँ स्टार्ट हो गया और इसका बी के साथ। क्योंकि आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनेंगे, यानी कि आप देखोगे कि इसमें अब बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल बने। तो ये जो कम्प्लेक्स मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बेटा ये और कुछ नहीं है। जब रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूटने शुरू होते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, यहाँ से बॉन्ड टूटने शुरू हुए और बी और ए के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गए, तो इस कम्प्लेक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस कम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने से पहले जब रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी तो एक कम्प्लेक्स बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बेटा अब तक हमने क्या सीखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी सीखी है और एक्टिवेशन एनर्जी सीखी है। देखो आज का लेक्चर वैसे तो छोटा हुआ है, बट अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँ बेटा, नेक्स्ट लेक्चर आपका काफ़ी लंबा है और उसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें पूरा ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी शुरू करूँगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा भी नहीं हो पाएगा और टाइम कंज्यूमिंग है वो। इसीलिए अगला टॉपिक हम नेक्स्ट के लेक्चर में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।